नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 के बारे में। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। मेरे को लगता है अभी भी बहुत सारी जानकारी में कमी है कि अभी जो 4 ईयर डिग्री वाले जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं, बीटेक वाले, बीई वाले, 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम वाले, वो भी अब एलिजिबल है नेट का एग्जाम लिखने के लिए। इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ये एग्जाम क्यों होता है, कंडक्ट कराता है, इसको लिखने के फायदे क्या हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा, लास्ट 10 साल की हम कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। सेफ स्कोर की बात करेंगे, लगभग कितने नंबर आपको चाहिए अगर आप बात करें सिर्फ पीएचडी ओनली या असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ के लिए। तो पूरी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। क्या कंपटीशन अभी चल रहा है, कितने स्टूडेंट जेआरएफ या नेट हर साल पास कर रहे हैं, एक एक बार डिटेल में आपसे करूंगा और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, भरने के बारे में सोच रहे हैं, एग्जाम के बारे में जानते हैं, तो आपकी वीडियो काम की है ही है। बट अगेन, अगर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी मुझे लगता है ये वीडियो काम की है, बिकॉज हायर एजुकेशन की अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है तो इस एग्जाम के बिना वो करना संभव नहीं है। और एआई की वजह से जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं। 29 अप्रैल से ये फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आज शायद 5 या 6 मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 20 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर भी मेरे को लगता है सेफर साइड पे 15 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है ना। बाकी सारी डिटेल्स है, पेमेंट करेक्शन विंडो मिलेगी। उसके बाद 10 जून तक समझा जा रहा है कि आपको सिटी पता लग जाएगा कहाँ पे आपका एग्जाम होगा। 15 जून को एडमिट कार्ड और 22 से 30 जून के बीच में पेपर होने वाले हैं, है ना। तो पहले समझा देता हूँ गेम क्या है। देखिए, भारत में एक संस्था है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, आपने नाम सुना भी होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी इसकी है। यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्निशन देना, रिसर्च फंड देना, स्कॉलरशिप देना, सब इसकी जिम्मेदारी है। तो यूजीसी अपने बिहाफ पे एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसका काम एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो कि नीट और जेई, जो इंडिया के 2 सबसे बड़े एग्जाम है, वो भी कंडक्ट कराता है, उसको ये परमिशन देती है कि आप नेट का एग्जाम कंडक्ट करो, विच इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बेसिकली इस टेस्ट का काम क्या है? इस टेस्ट का काम है कि आपको एलिजिबल करता है हायर कॉलेजेस में एजुकेशन में पढ़ाने के लिए। रिसर्च पीएचडी के भी इसके यूज केस है, मैं आगे समझाऊंगा। तो पहले सवाल है कि अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, बाकी ब्रांचेस पे भी बात लागू है। अगर आप एमसीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो क्यों आपको एग्जाम लिखना चाहिए? सबसे पहले तो डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन यहाँ पर मिलता है। आज भारत में जितने भी सीट्स हैं, खासकर जेआरएफ की बात करूँ तो 60% सीट रिजर्व्ड हैं जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए। तो जब ये एग्जाम लिखते हैं तो आपको आजकल एक नई कैटेगरी ऐड हुई है 3-4 साल पहले से। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कोई बहुत क्लियर एग्जाम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस एग्जाम के लिखने के बाद आपको जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है, जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं। साथ में मंथली स्टाइफंड, तो 37,000 प्लस एचआरए पहले 2 साल में, और आफ्टर 2 ईयर्स इन द पीएचडी 42,000 प्लस सीनियर रिसर्च जो आपकी एसआरएफ जो होती है फेलोशिप, वो आपको मिल जाती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, पीएचडी करना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा नेट का एग्जाम। उसके बाद साइंटिफिक रोल, अगर मैं एनालिसिस करने के बाद आपको बताऊं तो डीआरडीओ, इसरो, ओएनजीसी, जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, साइंटिफिक रोल है हर साल। सीएस की बात करूं, बाकी में तो काउंट बहुत ज़्यादा होगा। सीएस में 1500 से ज़्यादा वैकेंसीज हर साल आती हैं, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट मौका मिल जाता है वहाँ पर इंटरव्यू देने का, वहाँ पर सेलेक्ट हो जाने का। और तीसरी बात करें तो एकेडमिक्स में अगर आपको जानना है, अगर आपको भारत में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए नेट का एग्ज़ाम पास करना मैंडेटरी है, इसके बिना ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप एग्जाम पास करते हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एंड 75,000 तो आजकल मिनिमम पे स्केल है से 1 लाख की आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर हो रही होती है ना। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 55% आपके होने चाहिए, कैटेगरीज है तो 50% मार्क्स भी आपके हैं। जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी से आप लिखेंगे। तो हम तो सीएसआईटी की बात करें तो सीएसआईटी में आप लिखने वाले हैं। और जब भी आप, अगर आप फाइनल ईयर में हैं मास्टर्स के अंदर, तो भी आप लिख सकते हैं। बस जब भी आप नेट का एग्जाम पास करेंगे उससे 2 साल के अंदर आपको डिग्री कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी की, क्या बीटेक के, बीई के या बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम वाले
वाले स्टूडेंट्स भी अब नेट का एग्जाम लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों लिखना है? कारण 3 सेम है। अगर फ्यूचर में आपको मास्टर डिग्री बायपास करके डायरेक्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना है, आपको पता है आपको रिसर्च में जाना है, तो आपके लिए बहुत शानदार है। आपको गवर्नमेंट रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में साइंटिस्ट रोल में जाना है, तो आपको ये पेपर लिखना है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर आपको लगता है आपको टीचिंग में जाना है, ये एग्जाम आप पास कर लीजिए। उसके बाद लाइसेंस मान लीजिए आपको पहले मिल गया, हथियार बाद में मिलेगा, तो आप एग्जाम पास कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे, तब फिर से आपको नेट का एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हर कोई नहीं लिख सकता। 75% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि बहुत टफ एग्जाम है, मतलब गेट से डबल सिलेबस यहाँ पर है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए, तभी आप ये एग्जाम यहाँ पर लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं, तो आप अदर सब्जेक्ट से भी नेट का एग्जाम लिख सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप मैकेनिकल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप सीएस से नेट का एग्जाम लिख सकते हैं, सीएस ब्रांच से। फायदा क्या है, बाद में मास्टर्स में आप कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ सेम है। तो मैंने कारण बता दिया। अब 3 कैटेगरी आपको समझा देता हूँ। देखिए, पेपर सेम है। कुछ लोग को लगता है जेआरएफ का पेपर अलग है, पेपर सेम है भी। मैं कट ऑफ से आपको बताऊंगा। लगभग 50% 45% नंबर आपके आते हैं, तो आप थर्ड कैटेगरी में पास होते हैं, जिसका मतलब है पीएचडी ओनली। तो आपको पीएचडी के लिए एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके 10 12 15 नंबर और आते हैं, मान लिए 160 165 तक आप नंबर लेके आते हैं, मैं बात कर रहा हूँ 300 में से, है ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बट शर्त है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आप भारत के किसी भी हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। और अगर आप 190 के आसपास नंबर ले आते हैं, तो आप बन जाते हैं जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो। तब आपको प्रीमियर आईआईटीज के अंदर पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। साथ में ये जो आपको स्कॉलरशिप है 37,000 एंड देन 40,000, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में इसमें एज लिमिट भी है, तो 30 ईयर्स तक ही आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बाकी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, मतलब एक ही पेपर होता है। पहले अलग अलग होते थे, अभी एक ही पेपर होता है। उसके 2 सेक्शन है। पेपर 1 जो कि कॉमन सेक्शन है, नेट लगभग 90 सब्जेक्ट्स में होता है, तो ये जो पहली 10 यूनिट है सबके लिए कॉमन है। ये जो दूसरी 10 यूनिट है, यहाँ मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। बाकी आप जिस भी ब्रांच से लिख रहे हैं, आर्ट से लिख रहे हैं, लिटरेचर से लिख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ये 10 यूनिट डिसाइड होती हैं। पेपर 3 घंटे का होगा। जो पहला पार्ट है उससे 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कॉमन है। जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उससे 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मान लीजिए 100 नंबर कॉमन पार्ट के, 200 नंबर ये, टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 घंटे का एग्जाम है, तो टेक्निकली 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलता है। हालांकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ नहीं, अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं 150 में से, तो मान के चलिए जेआरएफ आप हो जाते हैं। और जेआरएफ होना बहुत आसान बात नहीं है। मैं डेटा से थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, अगर एवरेज देखें, लगभग हर साल में, ओवरऑल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, लगभग हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 7 लाख ही पेपर लिखने पहुंचते, 3 लाख गायब हो जाते हैं। उसमें से लगभग 16-17% पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई होते हैं। उसमें से सिर्फ 52,000 यानी कि 7% लगभग नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको बोलते हैं। और 1% से भी कम, यानी कि 7 लाख में से 5,000 जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 200 नंबर लाना भी अपने आप में बहुत टफ है ना। 1% से कम बच्चे ला रहे हैं, तो पेपर टफ भी है, पेपर बड़ा भी है। सीएसआईटी अगर बात करूं, तो लगभग हर बार 40,000 बच्चे लिख रहे हैं, 28,000 यहाँ पर पेपर लिखने के लिए पहुंचते हैं, 40,000 फॉर्म भरते हैं। और आप देख सकते हैं नंबर, लगभग 4-4,500 बच्चे पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 2,000, और 200 कभी पहुंचता नहीं है। 150 से 200 के बीच में बच्चे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं। तो मान के चलिए सीएसआईटी में अगर आप इंडिया में टॉप 200 में है, तब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जा रहे होते हैं, है ना। कट ऑफ आपको मोटा मोटा समझाते देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखें, तो कभी कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चला जाता है, बट इन जनरल आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं, 190 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है जेआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर कभी ऊपर कभी थोड़ा नीचे, बट 165 प्लस अच्छे चांस बना देता है असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे 150 प्लस एक अच्छा चांस आपको देता है अगर आप पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये मोटा मोटा एनालिसिस हमें समझ आ गई है।
हम अब यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए हम नेट के लिए सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए है ना बैच चला रहे होते हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा हम सिर्फ पेपर वन के लिए भी कोर्स चला रहे हैं। तो एज पेपर वन, अगर क्योंकि पेपर वन तो सबके लिए कॉमन है, तो आप अगर सिर्फ पेपर वन के लिए एनरोल करना चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट से आप नेट लिख रहे हैं, तो भी आप हमारे कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो फिर पूरा बंडल पेपर वन प्लस पेपर टू आपको मिल रहा होता है। कैसे हम कुछ अलग और शानदार करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आपने देख लिया, एक तो कैटेगरीज और दूसरा यहाँ पर टारगेट, उसके हिसाब से स्कोर बहुत ज्यादा डिफर हो सकता है। मान लीजिए लेट मी से कोई एसटी कैटेगरी से है और उसको सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना है, तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 120 130 मार्क्स पे भी हो जाएगा, और ये होगा 200 नंबर पे। तो जो 120 नंबर लाना चाह रहा है, जो 200 नंबर लाना चाह रहा है, दोनों का सिलेबस एक है, दोनों को सब कुछ सेम पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक गोल स्लाइडर का फीचर हमारे पास है, जहां पे आप जैसे जैसे अपने हिसाब से पूरा कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना सिलेबस आपको कवर करना है, जितने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, उस बेस पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां से हिस्टोरिकली ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपके लिए कोर्स कस्टमाइज हो जाता है गोल स्लाइडर, जो कि एआई को यूज करके हमने बनाया। इंडिया में मार्केट में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह का फीचर, लोग अभी भी लिखा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टॉपिक सब टॉपिक तक ये पूरी टैगिंग हमने करके रखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा अगेन बात हो जाती है, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए। हर सिलेबस में, हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे एक परसेंटेज नजर आएगी, कोर्स के अंदर जाएंगे, जो बता रहा है नेट एग्जाम के अंदर हिस्टोरिकली यहाँ से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो जैसे मैं बोलता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कपलिंग क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। डिजाइन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, जो लोग पेपर की तैयारी करना है उनको पता है कितना टफ है। ये प्रॉब्लम हमने क्रैक कर दी है। हॉटस्पॉट्स आप खुद देख सकते हैं मिनिमम एफर्ट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या, बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, ड्यूटी पे हैं या घर की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे फीमेल एस्पिरेंट हैं। आपके लिए फीचर हम लेके आए हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दूसरा, सर यूट्यूब के आपके 12 घंटे की वीडियोस देखे सर, बहुत मजा आया, समझ आता है, बट सर पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा। पेपर से वीडियो देखने से क्वालिफाई नहीं होगा। कोर्स ऐसे बनाया गया है कि बहुत लंबी वीडियोस ना हो, छोटी छोटी वीडियो हो, टू द पॉइंट हो, एकदम एजेंडा की बात हो, बट उसके बाद बैक टू बैक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, बैक टू बैक टेस्ट हो। आगे अभी आगे मैं बताऊंगा टेस्ट के बारे में, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पीवाईक्यूज पे हमने बहुत शानदार काम किया है। तो जितने भी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2-2,500 क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो समझो तैयारी नहीं हो रही। तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, पॉइंट नंबर 1। उसका एडिशनल क्वेश्चन 8-10 हजार हमने डाले हुए हैं, वो आपसे सॉल्व हो, तब आप काम करेंगे। सर मेरी तैयारी कैसी चल रही, मेरे को पता नहीं लगता, कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप देखेंगे नेट के अंदर लीडर बोर्ड हमारे पास है, जहां पर आपकी बैच के अंदर क्या रैंक चल रही है लगातार आपको पता रहता है, बेस्ड ऑन आपने कितने वीडियोस देखे, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसिस्टेंट है कि नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट है कि नहीं। 4 दिन नहीं पढ़ाई करोगे, आपकी रैंक नीचे ज्यादा लगेगी, आपको मोटिवेशन रहेगा नहीं यार पढ़ाई करनी है, वरना मेरी रैंक खराब हो रही है ना। तो इस पे हमने काम किया है। हर मॉड्यूल के अंदर यूनिट बाय यूनिट, हो सकता है डीएसए में आप अच्छा करो पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खराब चल रहा हो, यूनिट बाय यूनिट हम यहाँ पर आपको स्कोर दे रहे हैं, ताकि आपको पता लगता रहे मेरे को कहाँ पे इंप्रूव करना है। ये काम हमने किया है। अब टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं, एग्जाम रेडीनेस। इस पे तो मैं आपको बता दूं टोटल 7070 टेस्ट आपको मिलेंगे। पेपर 1 की बात करें तो यूनिट बाय यूनिट आपको टेस्ट मिलने वाला है, 1 यूनिट से 10 यूनिट तक का। उसके बाद सिर्फ पेपर 1 के, जो कि पैटर्न है 1 घंटे का समय, 50 क्वेश्चन, जो कि रियल एग्जाम का पैटर्न है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पेपर 1 के होने वाले हैं। लास्ट 5 साल के जो पेपर आए हैं नेट के एग्जैक्टली, उनका भी हमने टेस्ट बना दिया कि चलो ट्राई करके देखते हैं जनवरी 26 में जो पेपर आया था, अगर मैं वो पेपर सॉल्व करता मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा था। इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा पेपर 2 में आप देखेंगे 10 के 10 यूनिट के इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 2 के पैटर्न के हिसाब से, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लास्ट 5 साल का जो नेट का एग्जाम है एग्जैक्टली 1 बाय 1 वो आप कर सकते हैं। इस पर बहुत शानदार काम हमने किया है। कम्युनिटी की बात करें तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स की अलग से कम्युनिटी हमने बना के रखी है। हर कोर्स में कोर्स कैप्टन है, जहां पर जो एस्पिरेंट है आपस में आके एक दूसरे के साथ डाउट शेयर कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन है, पहला ऐसा टेक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टूडेंट आपस में एक दूसरे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, जो कि आमतौर पर बाकी कहीं नहीं मिल रहा होता।
मेंटरशिप की बात करें, हर हफ्ते मैं यहाँ पर नेट में कम से कम 2 सेशंस लगा रहा होता हूँ और मैराथन भी होती हैं, टेलमेंटिंग सेशन भी होती हैं, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। करियर वाइज़ क्या गाइडेंस होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑल। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एफर्ट हम कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ ने या मेरे कंटेंट ने पिछले कुछ समय में आपको या कभी ना कभी कुछ मदद की होगी, तो मुझे लगता है नेट में एक मौका हमें देके देखिए। हम बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आई एम नॉट सैटिस्फाइड जिस तरह का कंटेंट नेट में अभी तक एस्पिरेंट्स को दिया जा रहा था। गेट में तो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, बट नेट में बहुत शानदार एफर्ट किया। इस साल भी जो ऑल इंडिया टॉपर है 228 मार्क्स का, वो हमारे ही बैच का स्टूडेंट था। तो बहुत शानदार हमने काम किया है। बाकी फॉर्म भर दीजिए। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, अपडेट्स मैंने जितनी थी आपको बता दी हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी नेट प्रिपरेशन जर्नी में मैं कुछ वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, तो मुझे और मेरी टीम को एक मौका ज़रूर दीजिएगा। यस, बाकी भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।